जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। यदि आप भी बिहार दरोगा और बिहार एसएससी का तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ के और अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए आप प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन किस राज्य में है? तो ध्यान रखिएगा, जो कालीबंगन है वो किस राज्य में है? तो वो है राजस्थान में। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसके बाद ध्यान रखिएगा, इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था? तो बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा। ध्यान रखिएगा, बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा कालीबंगन की खोज की गई थी। और ध्यान रखिएगा कि जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो यो है कालीबंगन से मिला है। किस नदी पे है? तो घग्गर नदी पे स्थित है, हनुमानगढ़ के जिला में। इसके बाद है, इस समय मोहनजोदड़ो किस देश में है? तो ध्यान रखिएगा कि जो मोहनजोदड़ो है वो कहाँ पे है? तो वो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला में। ध्यान रखिएगा कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला में स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो 1922 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो राखल दास बनर्जी के द्वारा। और ध्यान रखिएगा ये किस नदी पे है? तो सिंधु नदी पर स्थित है। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो है। और यहीं से विशाल अन्नागार और विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिएगा। और 3 मुख वाले देवता की भी मूर्ति कहाँ से मिलती है? तो मोहनजोदड़ो से मिलती है। इसके बाद है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के राजाओं द्वारा की गई थी? तो ध्यान रखिएगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के राजाओं द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था पाल वंश के शासकों द्वारा। तो ध्यान रखिएगा कि पाल वंश के शासक थे जिनका नाम है धर्मपाल। तो ध्यान रखिएगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? धर्मपाल के द्वारा। ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो ये है भागलपुर में। अब ध्यान रखिएगा कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था गोपाल के द्वारा। ध्यान रखिएगा कि पाल वंश के ये भी शासक थे, तो गोपाल के द्वारा उदंतपुरी विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो धर्मपाल के द्वारा। इसके बाद है, वेदों में प्राचीनतम कौन सा है? तो जो सबसे प्राचीन वेद है वो है ऋग्वेद। ध्यान रखिएगा कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। इसमें ध्यान रखिएगा कि 10 मंडल हैं। इसके बाद है 108 सूक्त हैं। क्या है? तो सूक्तों की संख्या कितनी है? तो 108 है। इसके बाद है क्या, इसमें ऋचाओं की संख्या कितनी है? 10,462 है। ध्यान रखिएगा कितना है? तो 10,462 है। और ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? तो होत्री कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, होत्री। तो वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। और वेदांगों की संख्या कितनी है? तो 6 है। ध्यान रखिए, वेदांग की कितनी संख्या? 6 और वेद की संख्या 4। इसके बाद है, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो जो अयोध्या है वो किस नदी के तट पर स्थित है? वो है सरयू नदी पर। ध्यान रखिएगा कि अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो है सरयू नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि जो अयोध्या है इसका प्राचीन नाम क्या था? तो फैजाबाद। ध्यान रखिएगा, फैजाबाद। तो फैजाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो अयोध्या रखा गया है। ध्यान रखिएगा। इसके बाद, शक संवत का प्रारंभ कब हुआ? तो शक संवत का जो सब प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था? तो 78 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखिएगा कि कनिष्क के द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि विक्रम संवत। तो विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो 58 ईसा पूर्व में हुआ था। ध्यान रखिएगा कि शक संवत की शुरुआत जो हुई थी कब हुई थी? तो 78 ईस्वी में हुई थी। किसके द्वारा? तो कनिष्क के द्वारा किया गया था। जो विक्रम संवत है वो कब शुरुआत हुआ था? तो 58 ईसा पूर्व में हुआ था। दोनों में अंतर है। इसके बाद है, बद्रीनाथ धाम किस राज्य में है? तो जो बद्रीनाथ धाम है किस राज्य में स्थित है? तो वो है उत्तराखंड में है। ध्यान रखिएगा कि बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। और ये बद्रीनाथ जो है किस नदी पर स्थित है? तो अलकनंदा नदी पर स्थित है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो भगवान विष्णु के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद है, मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में किसके दरबार में भेजा गया था? तो ध्यान रखिएगा कि जो मेगास्थनीज था, राजदूत था, ठीक है, वो किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ध्यान रखिएगा कि जो मेगास्थनीज था वो किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि अशोक के समय कौन आया था? तो डियानीसियस। तो जो डियानीसियस राजदूत था वो किसके दरबार में आया था? तो अशोक के समय आया था। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि चीनी यात्री
ध्यान रखिएगा। इसके बाद है डाइमेकस, ठीक है, डाइमेकस किसके समय आया था? तो बिंदुसार के समय आया था। इसके बाद ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि डियानिसियस जो राजदूत था वो किसके दरबार में आया था? तो अशोक के समय आया था। इसके बाद है जो डाइमेकस है वो किसके दरबार में आया था? तो बिंबिसार के समय आया था, ठीक है। इसके बाद चलिए, हाँ ध्यान रखिएगा यहाँ पे, देखिए दोस्तों याद नहीं आया था, हेनसोंग जो हेनसोंग था वो चीनी यात्री था, किसके दरबार में आया था? तो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। इसके बाद है अजंता की गुफा किस राज्य में है? तो जो अजंता की गुफा है वो किस राज्य में स्थित है? तो ये है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ध्यान रखिएगा, अजंता की गुफा, एलिफेंटा की गुफा, एलिफेंटा, तो अजंता की गुफा और एलिफेंटा की गुफा कहाँ पर स्थित है? तो ये है महाराष्ट्र में। और एलोरा की, तो ध्यान रखिएगा कि एलिफेंटा की गुफा और एलोरा की गुफा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था। ध्यान रखिएगा, एलिफेंटा की गुफा और एलोरा की गुफा राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा निर्माण करवाया गया था, जो कहाँ पे हैं? तो वो है महाराष्ट्र में। अजंता की गुफा भी कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में। इसके बाद है जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर थे वो कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। ध्यान रखिएगा, पार्श्वनाथ, और इनका चिन्ह क्या है? तो वह है सर्प, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सर्प। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि इनके द्वारा जैन धर्म में 4 शिक्षा दी गई थी, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। 4 दिया गया था, किसके द्वारा? तो पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया था। और ध्यान रखिएगा कि जैन धर्म में कुल अनुवर्तों की संख्या कितनी है? तो 5 हैं, ठीक है। तो 4 तो पार्श्वनाथ दिए थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। लेकिन 5वां किसके द्वारा दिया गया था? तो महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया था। अब ध्यान रखिएगा कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो महावीर स्वामी को माना जाता है। जैन धर्म के जो संस्थापक थे कौन? तो ऋषभदेव थे। ध्यान रखिएगा कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव थे। लेकिन जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो महावीर स्वामी को माना जाता है। इसके बाद है पुरुषार्थ। क्वेश्चन नंबर 11 है कि पुरुषार्थ कितने हैं? तो जो पुरुषार्थ हैं वो कितने हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, 4 होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ध्यान रखिएगा, धर्म, अर्थ, कार्य और मोक्ष। तो पुरुषार्थ कितने हैं? तो 4 हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कि पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो जो पंचतंत्र है किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। ध्यान रखिएगा, कुमार संभव और ऋतुसंहार किसकी है? तो कालिदास की है, ठीक है। इसके बाद रखिएगा मुद्रा राक्षस। तो जो मुद्रा राक्षस है वो किसकी है? तो विशाखा दत्त की है। इसके बाद है त्रिपिटकों का संबंध किस धर्म से है? तो जो त्रिपिटकों का संबंध है वो किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है। ध्यान रखिएगा, जैसे है विनय पिटक, अधिधम पिटक और सुत पिटक किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके बाद है किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो ध्यान रखिएगा, किस वंश के द्वारा सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा कुषाण वंश। ध्यान रखिएगा, कुषाण वंश होगा। देखते हैं, ये जो था 30 ईस्वी से, ठीक है, 30 ईस्वी से 375 ईस्वी तक शासन किया था कुषाण वंश। तो ध्यान रखिए किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा कुषाण वंश। इसके बाद है ध्यान रखिएगा कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुजुल कन्फ्यूशंस, ठीक है। और कुषाण वंश के सबसे महान शासक राजा कौन था? तो कनिष्क था। इसके बाद है बाजार नियंत्रण के लिए कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध है? तो बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान के द्वारा लागू किया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू किया गया था। ध्यान रखिएगा कि बाजार नियंत्रण प्रणाली किसके द्वारा लागू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। और इसके बचपन का नाम क्या था? तो अली गुरसापा। क्या नाम था? तो अली गुरसापा था। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि हजार खंभा महल, ठीक है, हजार खंभा महल श्री का किला किसने बनवाया है? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। इसके बाद है ध्यान रखिएगा कि इनके द्वारा 2 कर लगाया गया था, 2 नए कर लगाया गया था। एक है चराई कर, ठीक है, और दूसरा जो है गढ़ी कर।
जो चराई कर था वो दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था, और जो झोपड़ी और घर जो होते थे उस पर गढ़ी कर लगाया जाता था। तो किसके द्वारा लगाया गया था 2 नए कर? तो अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद है हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो जो हुमायूं का मकबरा है वो कहाँ पे स्थित है? तो दिल्ली में है। ध्यान रखिएगा, हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? तो दिल्ली में स्थित है। ध्यान रखिएगा कि ये किसके कहने पे बनाया गया था? तो हमीदा बानो बेगम, ठीक है, हमीदा बानो बेगम इसकी पत्नी थी, तो उन्हीं के आदेश पर ये बनाया गया था हुमायूं का मकबरा। कहाँ पे? तो दिल्ली में है। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि हुमायूं का मकबरा एक ऐसा मकबरा है जिसमें पहली बार 4 बाग पद्धति का प्रयोग किया गया था। ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा और कौन सा ऐसा मकबरा है जिसमें पहली बार 4 बाग पद्धति का प्रयोग किया गया है? तो वो है हुमायूं का मकबरा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा इसे ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। तो ताजमहल का पूर्ववर्ती किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है हुमायूं के मकबरा को। ध्यान रखिएगा कि 4 बाग पद्धति का प्रयोग सबसे पहले किस में किया गया था? तो हुमायूं के मकबरा में। इसके बाद है निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे? तो ध्यान रखिएगा कि जो निजामुद्दीन औलिया थे, ठीक है, निजामुद्दीन औलिया थे वो किस सूफी संप्रदाय से संबंधित थे? तो चिश्ती संप्रदाय से। ध्यान रखिएगा कि भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक किसे माना जाते हैं? तो निजामुद्दीन औलिया को माना जाता है। इसके बाद है 10वें सिख गुरु का नाम क्या था? तो जो 10वें सिख गुरु का नाम था वो था गुरु गोविंद सिंह। इनका जो जन्म हुआ था पटना साहिब में हुआ था 1666 ईस्वी में, और इनका मृत्यु जो हुआ था 1708 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा कि 1666 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु 1708 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखिएगा सच्चा पातशाह की उपाधि किसने धारण की थी? तो गुरु गोविंद सिंह, जो किसके पुत्र थे? तो गुरु अंगद देव के ये पुत्र थे। तो सिख वंश में कुल कितने गुरु हुए थे? तो 10, और अंतिम कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। और ध्यान रखिएगा इनके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब किया गया था? तो 1699 ईस्वी में। खालसा पंथ की स्थापना कब किए थे? तो 1699 ईस्वी में। इसके बाद ध्यान रखिएगा जोरावर सिंह और फतेह सिंह किसके पुत्र थे? तो गुरु गोविंद सिंह के पुत्र थे। इसके बाद है दिल्ली में पहला मदरसा किसने स्थापित किया? तो ध्यान रखिएगा कि दिल्ली में सबसे पहले मदरसा किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा कि दिल्ली में सबसे पहले मदरसा किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा कि गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद ध्यान रखिएगा हुमायूं के मकबरे के, ठीक है, नहीं सॉरी, जो कुतुब मीनार हैं तो कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। इसके बाद है पद्मावत किसने लिखा है? तो पद्मावत किसकी रचना है? ये है मलिक मोहम्मद जायसी की। ध्यान रखिएगा चित्रा है आखिरी कलाम है, आखिरी कलाम चित्रा हो गया आखिरी कलाम, और पद्मावत किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी के हैं। इसका जो जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के जायस नामक गांव में हुआ था, इसीलिए इनका नाम पड़ा मलिक मोहम्मद जायसी। इसके बाद है किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर था? तो किसके समय था? तो जहांगीर के समय। चलिए देखते हैं यहाँ पे, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, जहांगीर के समय था। इसके बाद ध्यान रखिएगा जहांगीर के समय था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इनके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो चित्रकला का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि इनके दरबार के 2 प्रसिद्ध चित्रकार थे जिनका नाम है उस्ताद मंसूर। तो उस्ताद मंसूर को इनके द्वारा कौन सी उपाधि दिया गया था? तो नादिर उल अस। ध्यान रखिएगा कि नादिर उल अस किसको उपाधि दिए थे? तो उस्ताद मंसूर को दिए थे। इसके बाद है अबुल हसन को कौन सा उपाधि दिए थे? तो नादी रुजमा, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि अबुल हसन को कौन सी उपाधि दिए थे? तो नादिर रुजमा की उपाधि दिए थे। इसके बाद है उस्ताद मंसूर को कौन सी उपाधि दिए थे? तो दिए थे नादिर उल उसका उपाधि दिए थे। इसके बाद है शिवाजी के पिता का नाम क्या था? तो जो शिवाजी के पिता का नाम था वो था शाहजी भोंसले। क्या नाम था? तो शाहजी भोंसले था। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि शिवाजी के माता का नाम क्या था? तो जीजाबाई था, ठीक है। और शिवाजी के सौतेली माँ का नाम क्या था? तो तुकाबाई मोहिते नाम था। और इनके पत्नी का नाम क्या था? तो साईबाई निम्बालकर था, जिसका शादी हुआ था इनका कब? तो 1640 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा तो इनका जन्म कब हुआ था? तो 1627 ईस्वी में हुआ था, सिवनेर में हुआ था, ठीक है। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि शिवाजी के
शिवाजी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो दादाजी कोंडदेव। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि शिवाजी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो कोंडदेव थे। और आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो रामदास। ध्यान रखिएगा, रामदास। इसके बाद है कि इनमें से किस शासक ने सबसे अधिक समय तक शासन किया है? तो ध्यान रखिएगा कि इसमें से किस शासक ने सबसे अधिक समय तक शासन किया है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन राइट, औरंगजेब। कब? तो 1658 से 1707 ईस्वी तक। ध्यान रखिएगा कि जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? तो औरंगजेब को। तो ध्यान रखिएगा कि औरंगजेब का शासन जो काल है वो है 1658 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक है। ठीक है, इसके बाद है भक्तिकालीन संत चैतन्य का वास्तविक नाम था। तो ध्यान रखिएगा कि भक्ति काल के संत थे जिनका नाम है चैतन्य, इनका वास्तविक नाम क्या था? तो विश्वभर था। क्या नाम था? तो विश्वभर था। इसके बाद है किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया? तो करो या मरो का नारा किस में दिए थे? तो वो दिए गए थे भारत छोड़ो आंदोलन में। ध्यान रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो हुआ था 9 अगस्त 1942 में हुआ था। लेकिन ध्यान रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति के द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो 8 अगस्त 1942 को। ध्यान रखिएगा। और जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 9 अगस्त 1942 को। इसके बाद है मराठा और केसरी समाचार पत्र की प्रारंभ किए। हाँ, मराठा और केसरी समाचार पत्र किसने प्रारंभ किए? ये हैं बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ध्यान रखिएगा कि मराठा और केसरी नामक समाचार पत्र किसके द्वारा शुरुआत किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक। और ध्यान रखिएगा कि जो मराठा है ये किस भाषा में छपता था? तो जो मराठा है ये इंग्लिश भाषा में। ध्यान रखिएगा जो मराठा है किस भाषा में छपता था? तो अंग्रेजी भाषा में। और जो केसरी है ये किस भाषा में छपता था? तो मराठा भाषा में। इनका जो जन्म हुआ था 1856 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु कब हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 में, 1 अगस्त 1920 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखिएगा भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। किसने कहा था? तो वेलेंटाइन सिरोल के द्वारा कहा गया था। इसके बाद है ध्यान रखिए इनका एक नारा है, नहीं चलिए आगे चलते हैं कि 27 वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? तो जो वंदे मातरम है किस पुस्तक से लिया गए हैं? तो ये लिया गए हैं आनंद मठ से लिया गए हैं। ध्यान रखिएगा कि वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। और इसे गाने में कितना समय लगता है? तो 65 सेकंड का समय लगता है। ध्यान रखिएगा। और सन्यासी विद्रोह का भी चर्चा किस में है? तो आनंद मठ में है। इसके बाद है सत्यार्थ प्रकाश किससे संबंधित है? तो सत्यार्थ प्रकाश किससे संबंधित हैं? वो हैं आर्य समाज से। ध्यान रखिएगा कि आर्य समाज की स्थापना कब किया गया था? तो 1875 ईस्वी में। कहाँ पे? तो मुंबई में किया गया था। किसके द्वारा? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है इनका जो जन्म हुआ था 1824 ईस्वी में हुआ था, गुजरात में हुआ था। और मृत्यु कब हुआ था? तो 1883 ईस्वी में हुआ था स्वामी दयानंद सरस्वती के। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि इनके द्वारा एक नारा दिया गया है वेदों की ओर लौटो। और ध्यान रखिएगा कि स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। इसके बाद है कौन सी पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा गया है? तो चलिए देखते हैं। देखिए इंडिया विंस फ्रीडम जो है ये है अबुल कलाम आज़ाद की। ठीक है, इसके बाद है इंडिया डिवाइडेड। देखिए इंडिया जो डिवाइडेड है ये किसकी पुस्तक है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। इसके बाद ध्यान रखिएगा इनका एक और पुस्तक है सत्याग्रह इन चंपारण। ध्यान रखिएगा कि सत्याग्रह इन चंपारण किसकी पुस्तक है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। इसके बाद है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के हैं। इसके बाद है हिंद स्वराज किसकी है? तो महात्मा गांधी के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण किस जेल से भाग निकले? तो ध्यान रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डॉक्टर जो जयप्रकाश नारायण थे वो किस जेल से भाग चुके थे? तो वो हाजीपुर जेल से भाग चुके थे। सॉरी, जो हाजीपुर नहीं होगा यहाँ पे है, इसका जो राइट आंसर होगा हजारीबाग होगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे सी नहीं होगा बल्कि डी होगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण किस जेल से भाग गए थे? तो हजारीबाग सेंट्रल जेल से ये भाग चुके थे। अब ध्यान रखिएगा कि जो इनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर, कब हुआ था? तो 11 अक्टूबर 1902 में हुआ था। ठीक है, 11 अक्टूबर 1902 में हुआ था। कहाँ पे? तो बिहार के सिताब दियारा में हुआ था। ध्यान रखिएगा कि
जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे? तो बिहार के सिताब दियारा में हुआ था। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि इनके द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल में, ठीक है, नेपाल में आज़ाद दस्ता की गठन किया गया था। आज़ाद दस्ता, तो आज़ाद दस्ता का गठन कौन किए थे? तो वो किए थे जयप्रकाश नारायण। कहाँ पे? तो नेपाल में किए थे। जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902। कहाँ पे? तो बिहार के सिताब दियारा में। इसके बाद है मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ कहाँ पर किया? तो ध्यान रखिएगा कि मंगल पांडे ने कहाँ से किए थे? तो बैरकपुर छावनी से किए थे, ठीक है। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि 29 मार्च 1857 को, ठीक है, 29 मार्च 1857 को चर्बी वाले कारतूस को मुंह से काटने से मना कर दिए थे। कौन? तो मंगल पांडे। 29 मार्च 1857 को। और इन्हें फांसी कब दे दिया गया? तो 8 अप्रैल 1857 को। ध्यान रखिएगा कि मना कब किए थे? तो 29 मार्च 1857 को, लेकिन इन्हें फांसी कब दिया गया था? तो 8 अप्रैल 1857 को फांसी दिया गया था। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि इनका जो संबंध था तो वो था 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। कौन? तो ये मंगल पांडे। इसके बाद है सती प्रथा को बंद कराने में किसने लॉर्ड विलियम बेटी का सहयोग किया? तो ध्यान रखिएगा सती प्रथा को बंद कराने में किसने लॉर्ड विलियम बेटी का सहयोग किया था? तो वो किए थे राजा राम मोहन राय। ध्यान रखिएगा कि राजा राम मोहन राय के द्वारा सती प्रथा को बंद कर दिया गया, यानी समाप्त कर दिया गया इनके सहयोग से। किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेटी के द्वारा। कब? तो 1829 ईस्वी में, और धारा 17 के तहत किया गया था। अब ध्यान रखिएगा कि राजा राम मोहन राय का जो जन्म हुआ था 1863, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जो राजा राम मोहन राय हैं, ठीक है, इनका मृत्यु कब हुआ था? तो 1833 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ध्यान रखिएगा 1833 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे? तो इंग्लैंड के ब्रिस्टल में हुआ था। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब किए थे? तो 1828 ईस्वी में किए थे। कौन? तो वो किए थे राजा राम मोहन राय। इसके बाद है 1873 ईस्वी में किसने सत्य शोधक समाज की स्थापित किया? तो ध्यान रखिएगा कि सत्य शोधक समाज की स्थापना कब किया गया था? तो 1873 ईस्वी में। कहाँ पे? तो महाराष्ट्र यानी मुंबई में किया गया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा मुंबई में। इसके बाद ध्यान रखिएगा किसके द्वारा? तो ज्योतिराव फुले के द्वारा किया गया था। इसके बाद ध्यान रखिएगा इनकी एक पुस्तक है गुलामगिरी, ठीक है। ध्यान रखिएगा गुलामगिरी किसकी पुस्तक है? तो ये है ज्योतिराव फुले की है। और ध्यान रखिएगा कि ज्योतिबा फुले की पत्नी का नाम क्या था? तो वो है सावित्रीबाई फुले। इसके बाद है भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय स्थापित किया गया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा लॉर्ड कैनिंग। ध्यान रखिएगा कि भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे? वो किया गया था लॉर्ड कैनिंग के समय। ध्यान रखिएगा कि लॉर्ड कैनिंग के समय किया गया था। इसका जो शासनकाल था वो था 1856 से 1862 ईस्वी के बीच था। ध्यान रखिएगा तो ध्यान रखिएगा कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। इसके बाद है कब किया गया था? तो 1857 ईस्वी में किया गया था। ध्यान रखिएगा कि कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया था? तो 1857 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। इसके बाद है 1922 ईस्वी में कौन सी घटना हुई? तो ध्यान रखिएगा 1922 ईस्वी में कौन सी घटना हुई थी? तो वो चौरा चौरी की घटना। कब? तो वो हुआ था 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ध्यान रखिएगा 5 फरवरी 1922 को हुआ था। कहाँ पे? तो यूपी के गोरखपुर में हुआ था। इसके बाद ध्यान रखिएगा असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1920 ईस्वी में हुआ था। जलियांवाला बाग कांड 1919 ईस्वी में। साइमन कमीशन कब आया था भारत? तो वो आया था 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचा था। इसके बाद है कि जनसंख्या के अनुसार ... उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा नगर है। तो ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर जनसंख्या के अनुसार कौन सा है? तो वो है कानपुर। ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो वो है कानपुर। और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा नगर कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार? तो वो है लखनऊ। ध्यान रखिएगा लखनऊ। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है?
तो चलिए देखते हैं। सतलज गुरु गोबिंद सागर पर स्थित है, ठीक है, यानी कहने का मतलब गुरु गोबिंद सागर किस पे है परियोजना, तो वो सतलज नदी पे है। इसके बाद है कृष्णराज सागर। तो कृष्णराज सागर बांध किस नदी पे है, तो कावेरी नदी पे है। इसके बाद है गांधी सागर बांध जो है चंबल नदी पे है, बिल्कुल सही है। गोदावरी नागार्जुन सागर बांध, तो ध्यान रखिए ये गलत है। जो नागार्जुन सागर बांध है वो किस नदी पे है, तो कृष्णा नदी पे है, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फैला हुआ है। इसके बाद है मारवाड़ राजस्थान के डट डट भाग में है। तो ध्यान रखिएगा कि जो मारवाड़ है राजस्थान के किस भाग में स्थित है, तो पश्चिमी भाग में स्थित है। इसके बाद है पन्ना डट डट के खनन के लिए मशहूर है। तो ध्यान रखिएगा पन्ना जो है किसके खनन के लिए मशहूर है, तो वो है हीरा के लिए। तो पन्ना की खान कहाँ पे है, तो वो है मध्य प्रदेश में, जो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हीरे के लिए। इसके बाद है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान डॉट डॉट के नज़दीक है। तो ध्यान रखिएगा कि इसका जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान डॉट डॉट के नज़दीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयपुर के नज़दीक स्थित है। ध्यान रखिएगा। इसके बाद है केवलादेव घन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो राजस्थान में है। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है, तो राजस्थान में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 41 है गंगा सागर है। तो गंगा सागर क्या है, ऑप्शन है गंगा नदी पर एक जलाशय, बी एक तीर्थ क्षेत्र, गंगा नदी का अपतटीय सागर, और उत्तर प्रदेश में परमाणु शक्ति केंद्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा एक तीर्थ क्षेत्र है। ध्यान रखिएगा कि गंगा सागर कहाँ है, क्या है, तो एक तीर्थ स्थल है। इसके बाद है सरदार सरोवर बांध डट डट नदी पर स्थित है। तो जो सरदार सरोवर बांध है वो किस नदी पर स्थित है, तो नर्मदा नदी पर स्थित है। इसके बाद है कि कन्याकुमारी डट डट में है। तो जो कन्याकुमारी है वो कहाँ पर स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है। ध्यान रखिएगा कि भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन से है, तो कन्याकुमारी है, जो केप केमोरिन में स्थित है। भारत के मुख्य भूमि के सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सी है, तो कन्याकुमारी है, जो केप केमोरिन में स्थित है। और ये जो केप केमोरिन है वो कहाँ पर स्थित है, तो हिंद महासागर में। इसके बाद है पागोंग झील यानी पैगोंग झील डॉट डॉट में है। तो जो पेगोंग झील है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। ध्यान रखिएगा कि पेगोंग झील कहाँ पर स्थित है, तो लद्दाख में स्थित है, और ये खारे पानी की झील है। ध्यान रखिएगा खारे पानी की झील है। इसके बाद है लिग्नाइट का खनन कहाँ होता है। तो ध्यान रखिएगा भारत में सर्वाधिक लिग्नाइट कोयले का उत्पादन कहाँ पर किया जाता है, तो वो किया जाता है तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु के नेवेली में। ध्यान रखिएगा कि तमिलनाडु के नेवेली में। इसके बाद है कोडागू डॉट डॉट के लिए मशहूर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन कॉफ़ी। ध्यान रखिएगा कि कोडागू डॉट डॉट के लिए मशहूर है। तो किसके लिए मशहूर है, तो ये है कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ पे है, तो कर्नाटक में है। ध्यान रखिएगा कोडागू किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा कि भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ पे होता है, तो कर्नाटक में होता है, और वही विश्व में कहाँ पे होता है, तो ब्राज़ील में होता है। इसके बाद है उड़ीसा में स्टील उत्पादक केंद्र हैं। तो ध्यान रखिएगा कि राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ पे है, तो उड़ीसा में। इसकी स्थापना कब किया गया था, तो 1959 ईस्वी में किया गया था, ठीक है, जर्मनी के सहयोग से किया गया था। इसके बाद है क्या कि बोकारो स्टील प्लांट किसके सहयोग से, तो रूस के सहयोग से। भिलाई भी किसके सहयोग से, तो रूस के सहयोग से। इसके बाद है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर डॉट डॉट है। तो जो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो है कौन, तो K2 या गॉड ऑस्टिन है। ध्यान रखिएगा गॉड ऑस्टिन है। इसकी जो ऊंचाई है वो है 8611 मीटर। ध्यान रखिएगा कि भारत के सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो K2 है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8611 मीटर ऊंची है। इसके बाद है डॉट डॉट तमिलनाडु की प्रमुख वर्षा ऋतु है। तो ध्यान रखिएगा कि तमिलनाडु में वर्षा कब होती है, तो लौटती हुई मानसून से वर्षा होती है अक्टूबर दिसंबर के समय होती है। तो ध्यान रखिएगा कि तमिलनाडु में वर्षा ऋतु कब होती है, तो अक्टूबर दिसंबर के समय होती है। इसके बाद है डॉट डॉट ने सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता का उपयोग किया है। तो ध्यान रखिएगा पवन ऊर्जा के निर्माण में कौन सा राज्य आगे है, तो वह है तमिलनाडु। इसके बाद है चलिए यहाँ पर देखते हैं विवाद की विश्वास बिल 2020 को मार्च 2020 में लोकसभा ने मंजूरी दी थी। यह किससे संबंधित है, ध्यान रखिएगा कि विवाद की विश्वास बिल 2020
विश्वास बिल 2020 को मार्च 2020 में लोकसभा ने मंजूरी दिया था, तो यह किससे संबंधित है? तो चलिए देखते हैं इसका संबंध किससे है। ये संबंधित हैं प्रत्यक्ष कर से। किससे संबंधित है? तो प्रत्यक्ष कर से है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है क्रिप्टो करेंसी के पीछे की तकनीक को कैसे जाना जाता है? ध्यान रखिएगा कि क्रिप्टो करेंसी के पीछे की तकनीक को कैसे जाना जाता है, तो वो जाना जाता है इन्वेस्टोपीडिया। क्या कहा जाता है? तो इन्वेस्टोपीडिया, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर नहीं दोस्तों, रुकिए एक सेकंड। क्रिप्टो करेंसी के पीछे की तकनीकों को कैसे जाना जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ब्लॉकचेन। क्या होगा? तो ब्लॉकचेन, ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसी के पीछे की तकनीक को कैसे जाना जाता है? तो ब्लॉकचेन के माध्यम से जाना जाता है। इसके बाद इसका जो ध्यान रखिएगा कि क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल करेंसी भी कहते हैं, डिजिटल करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी को किस नाम से जाना जाता है? डिजिटल करेंसी के नाम से भी जाना जाता है। और क्रिप्टो करेंसी के पीछे की तकनीक को कैसे जाना जाता है? तो ब्लॉकचेन के द्वारा जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और साथ साथ कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि कैसा वीडियो लगा। ठीक है, देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।